दोस्तों नमस्कार। आजकल सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव को लेकर एक काफी इम्पोर्टेंट केस चल रहा है। मुद्दा है उनके एडवर्टाइजमेंट को लेकर, जब उन्होंने अपनी हर्बल प्रोडक्ट्स या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को लेकर क्लेम किए कि ये जो प्रोडक्ट हैं ये एक खास बीमारी को ठीक करते हैं, और इसके खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कंप्लेंट करी कि बाबा जो कह रहे हैं वो गलत है। वो आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो एलोपैथी है उसको डिग्रेड कर रहे हैं या डिमीन कर रहे हैं। इस बात को लेकर यह मुद्दा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जब इस बात की सुनवाई हुई तो बात यह हुई कि साहब जो स्टेट गवर्नमेंट है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, क्या उनको ये गलत क्लेम नहीं दिखते हैं। सवाल इस बात का नहीं है कि क्लेम सही था या क्लेम गलत था, वो साइंटिफिक मैटर है, उसका इन्वेस्टिगेशन हो सकता है और उस पर जवाबदेही तय की जा सकती है कि गलती किसकी है। क्योंकि किसी भी तरह का अगर प्रोडक्ट क्लेम होता है तो वो साइंटिफिक मैटर होता है। लेकिन जो सोशल मीडिया पे आवाज उठ रही है वो कुछ और है। सोशल मीडिया में आवाज इस बात की है कि बाबा रामदेव को क्यों टारगेट किया जा रहा है। सोशल मीडिया में लोग ये कह रहे हैं कि क्या एलोपैथिक लॉबी आयुर्वेद को कुचलने का प्रयास कर रही है, क्योंकि जो जनता का रुझान है वो एलोपैथी से हटकर और ज्यादा जो नेचुरल और सस्टेनेबल ऑप्शंस हैं उसकी तरफ जा रहा है। ये विवाद का मुद्दा है, इस पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज जो मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं वो आप और हम सबकी जिंदगी से संबंधित है, हमारे परिवार की जिंदगी से संबंधित है। आज मुद्दा इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाए और स्टेट गवर्नमेंट उत्तराखंड सरकार से और केंद्र सरकार से जो सवाल पूछे वो वाजिब है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा ऐतराज इस बात पे है कि ये जो एक्साइटमेंट है या ये जो एग्रेशन है सुप्रीम कोर्ट का, क्या ये सिर्फ बाबा को देकर हुआ है? बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए फेक क्लेम, मिसलीडिंग क्लेम, एग्जेजरेटेड क्लेम का इस्तेमाल करती हैं। आप यहां तक कि टूथपेस्ट उठा के देख लीजिए, आप हेयर केयर जो प्रोडक्ट्स आते हैं, जो बालों के प्रोडक्ट्स आते हैं, आप उनको उठा के देख लीजिए। आप जो स्किन के प्रोडक्ट्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, उनको उठा के देख लीजिए। आपके पास जितने भी ड्रग्स आते हैं, फूड सप्लीमेंट्स आते हैं, ड्रग सप्लीमेंट्स आते हैं, आप उनको उठा के देख लीजिए। एक से एक बड़ा फेक क्लेम इन प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन आज तक उन प्रोडक्ट्स को लेकर कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई मुद्दा नहीं उठाया। सू मोटो भी उन्होंने इस बात को नहीं उठाया। क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद कंज्यूमर नहीं है? क्या उनको नहीं दिखता कि जब वो बाजार जाते हैं या उनका परिवार बाजार जाता है, वो अखबार पढ़ते हैं, टीवी में एग्जेजरेटेड क्लेम्स के दुनिया भर के एडवर्टाइजमेंट चलते हैं? क्या कभी सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने सुओ मोटो उस पर कोई आर्ग्यूमेंट किया या उस पर केस फाइल किया और कंसर्न अथॉरिटीज को बुला के पूछा? मुद्दा आज इस बात का है कि क्योंकि बाबा रामदेव के ऊपर केस है, इसीलिए सब तरफ एक्साइटमेंट कुछ ज्यादा है। यह बात दिखाती है कि शायद सुप्रीम कोर्ट अपनी अप्रोच में सेलेक्टिव हो गया है। सोशल मीडिया इस बात को लेकर परेशान है कि क्या सुप्रीम कोर्ट हमेशा जो हिंदू संस्कृति या भारत की जो प्राचीन संस्कृतियां हैं उनके जब मुद्दे आते हैं तो उन पे ज्यादा आक्रामक क्यों होता है? चाहे वो हेट स्पीच का मुद्दा हो, चाहे वो मंदिरों का मुद्दा हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो, जहां पे भी हिंदू हितों की बात होती है वहां पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक उदासीनता दिखाई देती है या उसके खिलाफ एग्रेशन दिखाई देता है। सोशल मीडिया इस बात को लेके आज चर्चा कर रहा है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट वास्तव में भारत के कंज्यूमर्स के हित की बात करना चाहता है तो मेरे कुछ सुझाव हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लेकर कि आपने जो मुद्दा उठाया वो बिल्कुल सही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बाबा रामदेव का जो क्लेम है आप उसको जस्टिफाई करिए या उसको इग्नोर करिए, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा। जो भी एविडेंसेस और फैक्ट्स आपके सामने रखे जाते हैं आप उन पे बात करिए, लेकिन आप हर केस और हजारों प्रोडक्ट के केसेस तो सुप्रीम कोर्ट नहीं लेगा।
इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को कुछ गाइडलाइंस बनानी चाहिए और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को दिशा निर्देश देने चाहिए कि हिंदुस्तान में अगर आपको पब्लिक हेल्थ की चिंता है तो आप कुछ काम करिए। और कुछ सुझाव मैं सुप्रीम कोर्ट को दूंगा आपके माध्यम से। दोस्तों, जहां तक बात है होम्योपैथिक को लेके या आयुर्वेदिक को लेके, इस पे जो एलोपैथिक लॉबी है वो हमेशा अनकंफर्टेबल रही है। लेकिन मजे की बात देखिए, एलोपैथिक लॉबी सिर्फ होम्योपैथी या आयुर्वेदिक तक सीमित नहीं है। भारत सरकार ने जब जन औषधि केंद्रों में जेनेरिक मेडिसिन लॉन्च करी और एक कानून बनाया कि हर डॉक्टर को जेनेरिक मेडिसिन का नाम लिखना चाहिए, तो यही डॉक्टर लॉबी भारत सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई, ये कह के कि जेनेरिक मेडिसिन की क्वालिटी पे हमको भरोसा नहीं है और हम नहीं लिखेंगे। अल्टीमेटली भारत सरकार को वो कानून वापस लेना पड़ा। इसका मतलब भारत सरकार ने इस बात को मान लिया कि जो जेनेरिक मेडिसिन हैं उनकी क्वालिटी पे संदेह है। इससे ज्यादा घातक स्थिति और क्या हो सकती है कि जब भारत का ही डॉक्टर वर्ग भारत सरकार द्वारा अप्रूव्ड फैक्ट्रीज में बनने वाली दवाइयों की क्वालिटी पे क्वेश्चन करता हो। इसका मतलब ये है कि ये जो रॉटिंग है या जो सड़ान है, जो क्वालिटी को लेकर जो हमारे देश में कंसर्न है, वो बहुत ज्यादा गंभीर है। डॉक्टर्स भी दवाइयों पे, यहां तक कि एलोपैथिक मेडिसिन अगर वो जेनेरिक के नाम से आती हैं तो डॉक्टर उन पे भी भरोसा नहीं करना चाहते। भारत के डॉक्टर सिर्फ ब्रांडेड हाई कॉस्ट मेडिसिन पे ही भरोसा करना चाहते हैं। इससे क्या पता लगता है? सुप्रीम कोर्ट को इस बात को भी संज्ञान में लेना चाहिए। जहां तक बात है दवाइयों की, खाने की, कॉस्मेटिक्स की, बाकी स्पेशलिटी केमिकल्स की, फूड सप्लीमेंट्स को लेकर आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी और दुनिया भर की जो पद्धतियां देश में हैं, उन सब को लेके क्वालिटी का कंसर्न वास्तव में बना हुआ है। एज ए कंज्यूमर मैं भी ये कहूंगा कि मेरे को भी अगर कोई बोलेगा कि आप ब्लाइंड फेथ करके किसी भी कंपनी की दवाई खा लें, मेरी हिम्मत नहीं होगी। क्योंकि एज ए फूड एंड डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट, मेरा अपना प्रोफेशन है, मैंने करीब 25 साल एग्री फूड और डेयरी इंडस्ट्री में निकाले हैं। मुझे पता है कि हिंदुस्तान में मिलावट भयंकर रूप से हावी है। हमारा इंस्पेक्टर राज सिर्फ मंथली इकट्ठी करने में बिजी है। जब मैं खुद फैक्ट्रियां चलाता था तो मुझे पता है कि किस तरह से मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स को इंस्पेक्टर राज हैरेस करता है, किस तरह से फेक सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं। यह कोई छुपी हुई बात नहीं है। एक मैंने वीडियो बनाया था थोड़े दिन पहले, अगर आपने देखा हो, जिसमें मैंने मोदी जी को कहा था कि आपको भारत को 2047 में विकसित देश बनाना है। उससे पहले मैं आपको एक चुनौती और देता हूं, क्या आप भारत को मिलावट रहित देश बना पाओगे? क्योंकि हिंदुस्तान में जब तक मिलावट रहेगी तब तक करप्शन रहेगा, क्योंकि बगैर करप्शन के मिलावट हो नहीं सकती। इसका मतलब जब तक हिंदुस्तान के प्रोडक्ट्स के अंदर मिलावट है, क्वालिटी डाउटफुल है, आप ये मान के चलिए कि वो कंसर्न डिपार्टमेंट में करप्शन हावी है। और कोई कारण ही नहीं हो सकता। या तो कंपनी के जो अधिकारी हैं वो नालायक, या वो इनकॉम्पिटेंट है, या करप्ट है। इसका मतलब ये है कि या तो वो अधिकारी, चाहे वो इंस्पेक्टर हो या कंपनी के मैनेजर्स हो, या तो वो इनकॉम्पिटेंट है, या वो करप्ट है, या वो दोनों है। तीसरा कोई कारण नहीं हो सकता कि हिंदुस्तान में आपको घटिया माल क्यों मिल रहा है। इसका कारण और कुछ हो नहीं सकता। मैं अपने 25 साल के अनुभव से आपको बता सकता हूं। अब सवाल इस बात का है कि हिंदुस्तान में तो हालत यह है कि जहर भी मिलावटी है। कहने का मतलब यह है कि जब आप पेस्टिसाइड की बात करते हैं, जो हम कीटाणु और कीटनाशक के रूप में फसलों को बचाने का इस्तेमाल करते हैं, हिंदुस्तान में पेस्टिसाइड तक मिलावटी है। मतलब हिंदुस्तान का जहर भी मिलावटी। मैं जहर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर पेस्टिसाइड की बोतल पे पॉइजन लिखा होता है। तो इस बात को हमें समझना होगा। तो चाहे वो पेस्टिसाइड हो, चाहे वो बीज हो, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, अनरेगुलेटेड तरीके से काम करती हैं, भयंकर मिलावट होती है, घटिया माल कंज्यूमर्स को और किसानों को दिया जाता है, हॉस्पिटलों में सप्लाई की जाती है और कोई रोकने वाला नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका एविडेंस क्या है?
हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट क्वालिटी का आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, आप एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन वही प्रोडक्ट विदेश की धरती पे जब पहुंचता है तो वहां की क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटीज उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देती हैं और रिजेक्ट का कारण बताती हैं, और आप वो वेबसाइट पे देख सकते हैं। सवाल इस बात का है कि हिंदुस्तान की लेबोरेटरीज और इंस्पेक्शन सिस्टम को वो डिफेक्ट क्यों नजर नहीं आया, या क्वालिटी कंट्रोल रिपोर्ट खरीदी गई। सवाल इस बात का है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो कंसर्न है वो वैलिड है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है, मैं चर्चा इस बात की करूंगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि और बहुत महत्वपूर्ण बातें मैं आपके साथ आने वाले दिनों में करने वाला हूं। सबसे पहले तो दोस्तों बात यह है कि कोई भी कंपनी, अगर अब मेरे सुझाव हैं 5-6 सुझाव, उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इस पे गाइडलाइन इशू करेगा हर स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। और मोदी साहब भी बोले हैं कि साहब जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, कि आपकी क्वालिटी से ना तो पर्यावरण को खराब होना चाहिए, ना उसका जो कंज्यूमर या यूजर है उसका नुकसान होना चाहिए। तो जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट जब तक हम नहीं करेंगे, भारत विकसित देश नहीं बन पाएगा। तो भारत सरकार के प्रधानमंत्री की भी मंशा यही है, कोर्ट भी यही चाहता है, जनता भी यही चाहती है। तो फिर मिलावटी लोगों पे कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? इसके लिए मैं आपको कुछ सुझाव दे रहा हूं, और दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास कोई इससे भी अच्छे सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और यह भी लिखिए कि क्या आपने किसी प्रोडक्ट पे फेक क्लेम या एग्जेजरेटेड क्लेम देखा है। उन प्रोडक्ट के नाम और क्लेम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और हो सके तो सोशल मीडिया पे इन मुद्दे की चर्चा करिए। उन प्रोडक्ट की फोटो लीजिए, क्लेम को हाईलाइट करिए और बताइए कि आपको क्यों लगता है कि यह क्लेम ठीक नहीं। सबसे पहला मेरा सुझाव है सुप्रीम कोर्ट को, भारत सरकार को और राज्य सरकारों को, आप अपने कानूनों में फंडामेंटल छोटे छोटे सुधार कर दीजिए, स्थिति काफी हद तक कंट्रोल आएगी। पहला, जब भी कोई कंपनी क्लेम करती है कि मेरा प्रोडक्ट गुड फॉर हेल्थ है, गुड फॉर बोन है, गुड फॉर हेयर है, जो भी वो क्लेम करते हैं, उनको बोलिए कि उससे संबंधित जो भी उनका रिसर्च आर्टिकल्स हैं, पीयर्स रिव्यूड आर्टिकल, नॉट कि आपके अपने ऑफिसर ने लिख दिया, पीयर रिव्यूड आर्टिकल ऑफ योर प्रोडक्ट, आपके अपने प्रोडक्ट का, ये नहीं कि अमेरिका की रिसर्च आपने इंडिया में चिपका दी, ये नहीं चलेगा। आपके अपने प्रोडक्ट पे जो आपने रिसर्च करी और पीयर रिव्यूड वो रिसर्च है, उनको आप अपनी वेबसाइट पे डालिए, ताकि अगर मुझे डाउट हो कि आप जो क्लेम कर रहे हैं इसके पीछे तथ्य क्या है, मैं आपकी वेबसाइट पे जाके उन क्लेम्स को वेरीफाई कर सकूं कि ये वास्तव में बात सही है या गलत है। पीयर रिव्यूड होने से क्या होगा कि मुझे भरोसा होगा कि इसमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, और कल को अगर वो आर्टिकल झूठा पाया जाता है तो जो लोगों ने रिव्यू किया है, जो उसके ऑथर हैं, हम उनको अकाउंटेबल बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी होगी, क्योंकि आप पब्लिक को मिसलीड नहीं कर सकते, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। दूसरा, जितने भी स्टेट डिपार्टमेंट्स हैं वो रोज उनके इंस्पेक्टर सैंपल लेते हैं, उनकी लेबोरेटरीज हैं, वहां टेस्ट होता है। अनफॉर्चुनेटली वो रिपोर्टें सार्वजनिक नहीं की जाती। मान लीजिए उसमें कोई प्रोडक्ट एडल्ट्रेटेड था, आपने उसको डिटेक्ट कर लिया, लेकिन बाजार में कंज्यूमर को आज भी नहीं पता कि कौन सा प्रोडक्ट हार्मफुल है। कंज्यूमर जाता है और वो घटिया माल खरीद के लाता है, बीमार पड़ता है, फिर हॉस्पिटल के चक्कर लगाता है। ये जानकारी ऑन ए डेली बेसिस सार्वजनिक होनी चाहिए कि आज किस स्टेट के कहां कहां पे कौन कौन से सैंपल उठे। इससे तो पता लगेगा कि आपके इंस्पेक्टर काम कर रहे हैं या नहीं, आपकी लैब्स काम कर रही हैं या नहीं। जो आपने सैकड़ों इंस्पेक्टर रखे हैं, अगर वो दिन में 2 या 3 सैंपल भी उठाते हैं तो सैकड़ों सैंपलों की रिपोर्ट रोज आनी चाहिए। जनता को भरोसा होगा, मिलावटी लोग बाजार से बाहर होंगे, अच्छी कंपनियों को स्पेस मिलेगा, अच्छी इकोनॉमी डेवलप होगी, अच्छी कंपनियां आगे बढ़ेंगी, और जो 2 नंबर का काम करते हैं वो अपने आप धीरे धीरे बाहर हो जाएंगे, क्योंकि कंज्यूमर उनका प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देगा। इस बात को समझना होगा। लेकिन अब इसमें एक कैच ये है कि इंस्पेक्टर जानबूझ के आपको धमकाएगा कि हम आपका प्रोडक्ट लिस्ट में डाल देंगे। अगर ऐसा कोई इंस्पेक्टर करता है, तो अगर वो पकड़ा जाता है ये करते हुए, तो ऐसे इंस्पेक्टर की नौकरी से उसको बर्खास्त कर देना चाहिए और उसको जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक ट्रस्ट के ऊपर करप्शन हावी कर रहा है, अपने मतलब के लिए अच्छी कंपनियों को परेशान कर रहा है और देश की जनता के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। ऐसे गद्दार इंस्पेक्टर्स को जेल में भेजना चाहिए और उनको नौकरी से निकाल देना चाहिए। अपने आप सिस्टम
सुधरेगा और अच्छे प्रोडक्ट बाजार में आएंगे। और ये सारी सैंपल रिपोर्ट्स स्टेट गवर्नमेंट अपने वेबसाइट पे डाल सकती है। कॉस्मेटिक्स की अलग, फूड की अलग, ड्रग्स की अलग, पेस्टिसाइड्स की अलग, सीड्स की अलग, हर तरह की रिपोर्ट अलग अलग सेक्शन में होगी। तो जो उसका यूजर है, बायर है, वो ध्यान से उसको देख लेगा कि उसको कौन सा प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। इसके अलावा बहुत सारे हिंदुस्तान में सिस्टम्स हैं सर्टिफिकेशन के, जैसे क्वालिटी कंट्रोल का क्वालिटी सर्टिफिकेशन सिस्टम है। आपने आईएसओ का नाम सुना होगा, हैसअप का नाम सुना होगा, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का नाम सुना होगा। ऐसे बहुत सारे सिस्टम हैं स्कूलों के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, फूड कंपनियों के लिए, बाकी फैक्ट्रीज के लिए, सबके लिए क्वालिटी सर्टिफिकेशन सिस्टम है। जितनी भी कंपनियां क्वालिटी सर्टिफिकेशन सिस्टम देती हैं, उनके लिए मैंडेटरी कर देना चाहिए कि उन्होंने किस किस कंपनी को किस किस तारीख को सर्टिफिकेट दिए और किस पर्पस के लिए दिए, उनकी वेबसाइट पे डाला जाए। क्योंकि आज भी बहुत सारी कंपनियों के पास अगर आप जाते हैं, उनके ऑफिस विजिट करते हैं, तो उनका सर्टिफिकेट 2021 में एक्सपायर हो गया, लेकिन 2024 में भी वो अपने लेटर हेड पे और कंपनियों पे लिखते हैं कि मेरा सर्टिफिकेट आज भी वैलिड है, और बोलते हैं मैं आईएसओ सर्टिफाइड हूं या हैसअप सर्टिफाइड हूं, जबकि वो सर्टिफिकेट एक्सपायर हुए कई साल हो गए। इस तरह की धोखाधड़ी भी होती है। और अगर जब री इंस्पेक्शन होता है, तो हर सर्टिफिकेशन कंपनी को अपनी वेबसाइट पे ये भी लिखना चाहिए कि उन्होंने किन किन कंपनियों से अपने सर्टिफिकेट बिकॉज ऑफ नॉन परफॉर्मेंस एंड नॉन कंप्लायंस विड्रॉ किए हैं। शायद हिंदुस्तान दुनिया का एकमात्र देश होगा जहां पे जो आदमी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करता है और उसको मिल जाता है, क्योंकि सर्टिफिकेट बेचे जाते हैं। 15-15 हजार रुपए में बाजार में आपको आईएसओ सर्टिफिकेट बेचने वाले लोग मिल जाएंगे। ये स्थिति है क्वालिटी कंट्रोल की। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जब तक आप इस पूरे सिस्टम को अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट नहीं बनाओगे, तो हिंदुस्तान का कंज्यूमर नहीं बच पाएगा और भारत का नाम दुनिया में आगे नहीं बढ़ पाएगा, हम लोग बदनाम हो जाएंगे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई लेबोरेटरी सर्टिफाइड की जाती है, उस लेबोरेटरी का नाम वेबसाइट पे हो और स्कोप ऑफ वर्क, वो किस काम के लिए सर्टिफाइड की गई है, और उन लैब्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके फोटोग्राफ्स इंटरनेट पे होने चाहिए। क्योंकि कहने को तो आप लिख देंगे कि ये स्कोप ऑफ वर्क है, बहुत सारी ऐसी एनएबीएल सर्टिफाइड लैब्स हैं जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी ढंग का नहीं है, लेकिन वो सर्टिफाइड है। इसका मतलब ये है कि वहां पे भी ना तो लोग हैं, ना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन ऐसी लैब्स को भी सर्टिफिकेशन मिल जाता है, और सैकड़ों लैब्स हैं ऐसी। तो क्या ये गोरख धंधा कभी रुकेगा? ये तभी रुकेगा जब आप ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस है कि किस तरह से ये काम किए जाते हैं और खेले जाते हैं। इसके अलावा जिस तरह से एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज हैं उनका जो पोल्यूशन पैरामीटर है वो रियल टाइम ट्रैकिंग हो, इसी तरह से हर लैब को ये कहा जाए कि आप अपने डेली सैंपल्स जितने आते हैं उनका रिपोर्ट, उनका क्वालिटी आउटकम इंटरनेट पे अपलोड करेंगे, और कौन सा पास हुआ, कौन सा रिजेक्ट हुआ, ये डिपार्टमेंट को दिखना चाहिए। अभी क्या होता है कि बहुत सारी लैब्स में सर्टिफिकेट खरीदे जाते हैं, सैंपल भेजे जाते हैं, बगैर सैंपल खोले टेस्ट रिपोर्ट इशू कर दी जाती है। इलॉजिकल टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस कई आपके साथ शेयर कर सकता हूं। तो जो मैं कह रहा हूं उसके पीछे तथ्य है। अगर किसी को एतराज है तो वो मेरे से बात कर सकता है। बहुतों को दुख होगा, लेकिन देश हित में सबकी नाराजगी मंजूर है। इसके अलावा दोस्तों, ये तभी कंट्रोल आएगा, आज की तारीख में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सब तरह की बातें होती हैं। फाइनेंस की बात करते हैं, रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, लेकिन हम क्वालिटी की बात नहीं करते। मेरा निवेदन है भारत सरकार को, मोदी सरकार को, कि अगर आप जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट की बात करते हैं तो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कमेटी होनी चाहिए जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट को लेके, ताकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब भी मिले तो इस कमेटी को हर तीसरे महीने रिव्यू करना चाहिए कि हमारे यहाँ पॉल्यूशन लेवल क्या था, हमारे यहाँ क्वालिटी प्रॉब्लम्स क्या थी, और उनको रेक्टिफाई करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या आदेश दिए, ताकि जो केएमपीज हैं, की मैनेजमेंट पर्सनल हैं, उनको अकाउंटेबल बनाया जाए। सिर्फ बैलेंस शीट देख के अगर आप काम करेंगे तो मुझे लगता है कि कभी भी
हम ना तो एनवायरनमेंट बचा पाएंगे ना पब्लिक हेल्थ। तो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कमेटी होनी चाहिए जो देखे जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट, जैसे आपने CSR की कमेटी बनाई। तो ये भी बहुत जरूरी है, इस पे भारत सरकार को और मोदी सरकार को ध्यान देना चाहिए, और जरूरत पड़े तो सेबी को, RBI को और कंपनी बोर्ड को, जो मिनिस्ट्री फॉर कॉर्पोरेट अफेयर्स है, उसको कंपनी एक्ट में सुधार करना चाहिए, अमेंडमेंट लाना चाहिए। इसके अलावा जो भी साल भर का एक्सपीरियंस रहा है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, इसका एक चैप्टर होना चाहिए एनुअल रिपोर्ट में। और KMPs जब साइन करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब साइन करते हैं, तो एक हिसाब से वो अंडरटेकिंग होती है शेयर होल्डर्स के लिए और लार्जर पब्लिक के लिए कि सब कुछ ठीक है। जब तक हम इस पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे, कंपनीज में सीरियसनेस नहीं आएगी। ये बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में होता है, जब भी आप कोई क्लेम लाना चाहते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, तो उसका प्री अप्रूवल होता है। क्या हम मेडिसिन्स में और कॉस्मेटिक्स में, मेडिसिन्स, कॉस्मेटिक्स और फूड, जब भी कोई आदमी हेल्थ क्लेम करता है या हेल्थ बेनिफिट का क्लेम करता है, क्या उन लेबल्स का प्री अप्रूवल मैंडेटरी नहीं होना चाहिए? क्योंकि आम आदमी को ये बातें समझ में नहीं आती। हाँ, काम बढ़ जाएगा, लेकिन ये डेलीगेशन आप स्टेट गवर्नमेंट को दे सकते हैं, ताकि स्टेट गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं वो अलर्ट रहे। अभी उनको फिर बार बार सैंपलिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर उन्होंने पहले ही प्रिवेंटिव अप्रोच ले लिया था। तो दोस्तों, मेरा ये कहना था कि राष्ट्र हित में और देश हित में जो सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा चल रहा है, अगर हम इसको वहीं पे बाबा रामदेव से संबंधित अगर उस मुद्दे को छोड़ देंगे या छेड़ के बैठ जाएंगे, तो सिर्फ बाबा रामदेव को हम टारगेट करके, और सुप्रीम कोर्ट एक अलग मैसेज देगा। लेकिन वास्तव में अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि देश के कंज्यूमर सुरक्षित रहें, तो जो मेरे सुझाव है, इस पे विचार करना चाहिए, और इस पे सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइन इश्यू करे सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि जो कानूनों में सुधार की जरूरत है वो हो और लोगों को अकाउंटेबल बनाया जाए, देश के कंज्यूमर्स को बचाया जाए, देश के पर्यावरण को बचाया जाए। दोनों बचाने से देश की आर्थिक स्थिति सुधार होगी, गलत लोग सिस्टम से बाहर जाएंगे, अच्छे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी, देश में इन्वेस्टमेंट आएगा, और जब हम विकसित देश की बात कर रहे हैं तो हम मजबूत कंधों पे और मजबूत नींव पे विकसित देश बना पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपने इस वीडियो को शेयर किया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।